कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पीएम मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी दिखाई दे रही है। कई राज्यों में कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले भी लिए गए। इस बीच पीएम मोदी आज कोरोना के हालात और वैक्सीन की तैयारी पर मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे। पीएम मोदी की इस वर्चुअल बैठक में उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे जहां कोरोना के मामलों में तेजी दिखाई दे रही है। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़ और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने का अनुमान है। इस बैठक में कोरोना की वैक्सीन को बांटने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि देश में रूसी वैक्सीन को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके असर पर सवाल उठा रहे हैं। देश में कोरोना के मामले 91 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और ये तेजी सिर्फ कुछ राज्यों में बढ़ रहे मामलों की वजह से देखी जा रही है। और अब देखिए 1 मिनट में देश में कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 44,059 नए केस आए और 511 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 41,024 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 91,39,865 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 85,62,641 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 4,43,486 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,33,738 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों का दर यानी रिकवरी रेट 93.68% पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना से लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। देखिए 60 सेकंड। दिल्ली में कोरोना के डेली केसेस में कमी आई है, मगर इससे होने वाली मौत के आंकड़ों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में सोमवार को 4,445 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान कोरोना से लगातार दूसरे दिन 121 लोगों की मौत हुई। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में इस वक्त कोरोना रिकवरी रेट 91% से ज्यादा है, जबकि संक्रमण की दर 12% के करीब है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि दिल्ली में कोरोना की हालत आने वाले 2 हफ्तों में सुधर सकती है। कमिंग डाउन डे बाय डे। दिल्ली के अंदर 7 नवंबर को सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, 15.23% थी, जो कि धीरे धीरे कम हो रही है। इसको एक दिन के अंदर आप नहीं देख सकते हैं, वीकली बेसिस पे देखना होता है। वीकली बेसिस पे 3-4% का फर्क आया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड के मोबाइल टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कोविड-19 RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का शुभारंभ किया। ICMR और प्राइवेट कंपनी स्पाइस हेल्थ के सहयोग से ये लैब बनकर तैयार हुई है। इस लैब से एक दिन में कोरोना के 3,000 RT-PCR टेस्ट किए जा सकते हैं और जांच कराने वाले की रिपोर्ट सिर्फ 6 घंटे में ही आ जाएगी। इस लैब में हर एक कोरोना टेस्ट की कीमत 499 रुपए होगी। फिलहाल 10 मोबाइल लैब्स दिल्ली में अलग अलग जगहों पर टेस्टिंग करेंगे और जल्दी ही इनकी संख्या को बढ़ाकर 20 कर दिया जाएगा। तो ये जो लेबोरेटरी होती है, नॉर्मल जो आपकी लेबोरेटरीज फिक्स्ड होती हैं देश के अराउंड और वर्ल्ड के अराउंड, उसी लेबोरेटरी को हमने वैन में डाल दिया है। बेसिकली हमने खुद मैन्युफैक्चर करी है इस वैन को और इसके अंदर सारे मशीन्स लगे हुए हैं, टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं और सारा प्रोसीजर है। और RT-PCR टेस्ट जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट होता है कोविड का, सिर्फ वो कर रहे हैं इसके अंदर। दिल्ली में कोरोना के मामलों में भले ही थोड़ी गिरावट दर्ज की गई हो, मगर यहाँ कोरोना से हो रही मौत चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार को बढ़ता देख नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 1 मिनट में देखिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के कारण नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। हिमाचल सरकार ने राज्य के 4 बड़े जिलों मंडी, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। इन चारों जिलों में आज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
साथ ही राज्य सरकार के दफ्तरों में 31 दिसंबर तक 50% कर्मचारी ही ऑफिस जा सकते हैं। सभी स्कूल और कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे और शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। सभी प्रकार की सामाजिक सभाओं में सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बसों में भी सिर्फ 50% यात्री बैठेंगे। मास्क न लगाने वालों पर अब लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार जो है वो बहुत सीरियस है। इसलिए एक तो तय किया है कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 24 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही राज्य में एंट्री मिलेगी, ये ऐलान किया है। 1 मिनट में देखिए। कोरोना के बढ़ते मामले देश के राज्यों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अब नाइट कर्फ्यू के बाद दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए ये कहा कि बाहर से आने वालों को कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही राज्य में आने की परमिशन दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। हवाई यात्रियों के लिए बोर्डिंग से 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट, जबकि रेल यात्रियों को 96 घंटे से पहले की कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट न दिखाने की स्थिति में ऑन द स्पॉट जांच की जाएगी। यात्रियों को अपने खर्चे पर यह जांच करानी होगी। इस रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद ही राज्य में आने की इजाजत दी जाएगी। इससे पहले यूपी सरकार ने भी ये फैसला लिया था कि बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट ने नया खुलासा किया है। क्या है ये खुलासा, देखिए 1 मिनट। दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली दंगों को भड़काने की मुख्य साजिश जेएनयू छात्र उमर खालिद ने की थी। शर्जिल इमाम ने जेएनयू छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ये ग्रुप 5 से 6 फरवरी को सीएए और एनआरसी के विरोध में बनाया गया था। ग्रुप का नाम था मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू। इस ग्रुप में जेएनयू के 70 स्टूडेंट सदस्य थे। ग्रुप में उकसाने वाली बातें लिखी जाती थी, प्रोटेस्ट साइट की खबर और रणनीति तय होती थी। ग्रुप शर्जिल ने बनाया, मगर दिमाग उमर खालिद का था। उमर खालिद ने शाहीन बाग में दंगों की साजिश के लिए मीटिंग की। ताहिर हुसैन, खालिद सैफी के साथ उमर खालिद ने भी मीटिंग की। पुलिस की चार्जशीट में 23 फरवरी को उमर खालिद पटना जाने का भी जिक्र है, जहां उमर ने एंटी सीएए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। पुलिस ने इसे भी साजिश के तौर पर शामिल किया है। यूपी में कानपुर में लव जिहाद की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में क्या है, 60 सेकंड में बताते हैं। यूपी के कानपुर में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। सोमवार को एसआईटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर में एसआईटी को कुल 14 मामलों की जानकारी मिली थी, जिसमें माता पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में धोखे से दूसरे धर्म के लड़कों के लड़कियों के साथ संबंध बनाने की बात कही गई थी। पुलिस ने इनमें से 11 मामलों में लव जिहाद की पुष्टि की है। इनमें 3 मामलों में दूसरे नाम का इस्तेमाल किया गया था। 4 मामलों में लड़के पूर्व परिचित थे। किसी भी मामले में विदेशी फंडिंग की पुष्टि नहीं हुई है। 14 प्रकरणों की जांच करी और जांच के बाद 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कुछ न कुछ अपराध होना पाया गया और इसमें 11 लोगों को जेल भेजा गया है। 3 मामले ऐसे पाए गए जिसमें लड़कियां बालिग थीं और उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाना या उनसे प्रेम करना बताया। लव जिहाद पर कई राज्य कानून बनाने की तैयारी में हैं, तो कुछ लोग प्यार के साथ लव जिहाद शब्द को जोड़ने से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य बन सकता है। आज यूपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरन धर्मांतरण के मामले को लेकर कड़ा कानून बनाने की घोषणा पहले ही की थी, जिसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है। दूसरी ओर कोलकाता में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने एक प्रेस वार्ता कर लव जिहाद को लेकर आपत्ति जताई है। सांसद नुसरत जहां का मानना है कि प्यार शब्द को जिहाद से जोड़ना ठीक नहीं है, ये निजता का मामला है।
You know, I have already mentioned before that love is very personal. और जिहाद और लव जो है ना, ये साथ में जाता नहीं है. You know, just before elections, people come up with certain topics like this. ऐसे देखना, इलेक्शन के पहले ही ये सब होता है. प्यार और जिहाद का ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ. लव इज एक्सट्रीमली पर्सनल. बिहार विधानसभा के पहले ही दिन एआईएमआईएम के विधायक विवादों में घिर गए हैं. 1 मिनट में देखिए. बिहार विधानसभा का पहला ही दिन चर्चा का केंद्र बन गया. दरअसल पहले ही दिन शपथ ग्रहण के दौरान एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ ग्रहण के समय हिंदुस्तान शब्द बोलने से मना कर दिया. हमें जो राष्ट्रपति दी गई है उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान का लिखा गया है. संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान होते हैं, इसलिए मैं अगर इजाजत हो जो मैं भारत के नाम से उर्दू. उधर बीजेपी ने सदन में हुई इस घटना पर आपत्ति जताई. बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार का बयान, ये देश का दुर्भाग्य है जहां हिंदुस्तान बोलने पर लोगों को आपत्ति है. जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी. ये आज का हिंदुस्तान थोड़े है, सदियों पुराना हिंदुस्तान को सस्ती लोकप्रियता के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं. लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता सब जानती है, ऐसे तथाकथित तुष्टीकरण की नीति करने वाले लोगों का हिसाब लेगी. मुंबई में सोमवार शाम एक पेडलर को हिरासत में लेने गई एनसीबी की टीम पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया. ये पूरा मामला क्या था, 1 मिनट में देखिए. बॉलीवुड ड्रग्स मामले की पड़ताल कर रही एनसीबी की टीम पर ड्रग्स पेडलर गैंग ने हमला कर दिया. एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम एक ड्रग पेडलर कैरी मेंडिस को पकड़ने गई तो अचानक करीब 60 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया. हमले में एनसीबी के 2 अधिकारी घायल हो गए. हमलावर ड्रग्स पेडलिंग गिरोह से जुड़े हुए थे. मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया. वहीं कैरी मेंडिस को उसके 3 साथियों के साथ हिरासत में लिया गया. दूसरी तरफ ड्रग्स केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को आज किला कोर्ट ने जमानत दे दी. संडे को जब हम कोर्ट में जा रहे थे, हमने एक एडवांस बेल नोटिस दिया था उनको. उनकी जेसी होने के बाद हमने बेल एप्लीकेशन इमीडिएटली प्लेस किया मैजिस्ट्रेट साहब के पास. कोर्ट ने पूरा केस के पेपर्स पढ़े और उन्होंने आखिर में बेल दे दिया. एनसीबी ने लंबी पूछताछ के बाद हर्ष और भारती सिंह को गिरफ्तार किया था. वहीं मुंबई में दिन दहाड़े एमएनएस के एक नेता की हत्या का मामला सामने आया है. 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट. टीवी पे चल रही तस्वीर से आप मुंबई में अपराध के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं. यहां दिन दहाड़े एक नेता को 2 लोगों ने गोली मार दी और फरार हो गए. आप देख सकते हैं कैसे हमलावर उस शख्स के पीछे पीछे दूर तक जाते हैं और मोड़ पर पहुंचते ही उसे सर पर गोली मार देते हैं. जिसे गोली मारी गई उसका नाम जमील था और वो मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के राबोड़ी प्रभाग का अध्यक्ष था. गोली लगते ही लोगों ने जमील को पहले अस्पताल पहुंचाया, मगर वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन हत्या का स्पष्ट कारण अब तक पता नहीं चल सका. मगर पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में एक प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को लेकर विवाद चल रहा था, जो हत्या का कारण हो सकता है. पुलिस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है. यूपी के कानपुर में देर शाम एक जर्जर मकान अचानक से गिर गया. आप देखिए तस्वीरें. मकान का ये मलबा कानपुर के अनवरगंज थाने क्षेत्र में आने वाले कुली बाजार का है. यहाँ देर शाम एक जर्जर मकान अचानक ही गिर गया. इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने मकान के गिरने की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी. सूचना पाते ही विभाग के लोग मौके पर पहुंच गए और मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हो गई. इस मलबे में दबे एक व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया और फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मगर अब तक ये नहीं पता चल सका है कि इस मलबे में कितने लोग फंसे हो सकते हैं. अनवरगंज थाना क्षेत्र में ये पता चला है कि यहाँ बेसमेंट के लिए जगह खोदी जा रही थी. उस बेसमेंट के लिए जो जगह खोदी जा रही थी उसमें सुरक्षा के मानकों को ध्यान में नहीं रख के ये खोदा गया, जिस कारण से 2 बिल्डिंग जो पुरानी थी उनका पिछला हिस्सा जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया है. पुलिस ने इस घटना में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
पश्चिम बंगाल के मालदा से सोमवार शाम गंगा नदी में एक बड़ा हादसा हो गया। 1 मिनट में देखिए खबर। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कई ट्रकों को ले जाने वाला एक जहाज डूब गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक जहाज पत्थरों से लदे ट्रकों को गंगा के दूसरे किनारे पर ले जा रहा था। इस हादसे में ट्रकों के 10 से ज्यादा चालक और सहायक लापता हैं। जो लोग तैरना जानते थे वो किसी तरह तैरकर पार आ गए, लेकिन कई लोग गाड़ियों के साथ ही नदी में डूब गए। खबर है कि गंगा नदी के दूसरे किनारे पर जाने के लिए यहां रोरो नाव का इस्तेमाल किया जाता है। सोमवार की शाम जब बोट कुछ ट्रकों को लेकर दूसरे किनारे की ओर जाने लगी, तभी उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई। अचानक ही नाव का एक हिस्सा वजन ज्यादा होने के कारण एक तरफ झुकने लगा और बाद में इस पर लदे सारे ट्रक लोगों समेत नदी में गिर गए। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.